जल्दी तुझे दिल्ली बुलाऊंगा और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा उन बच्चों के लिए। मेरे दिल में इच्छा है। प्यारे साथियों, ये उदाहरण है कि इतने अभाव में रहते भी वो चैलेंज कर रहे हैं उनको जो कहते हैं कि हम प्रबुद्ध हैं। 99.83% का नंबर मतलब समझते हैं आप? मुझे लगता है शायद कोई एक शब्द उससे गलत लिखा गया होगा। बस आप एहसास करके देखो। और मैंने तो उसको ये भी कहा कि बेटा जितना तुम्हारे दोनों बार में जुड़ गया, हमारा जितना तुम्हारा एक बार में, हमारे तो 2 बार में भी नहीं आए। आप महसूस करके देखो, रेस की लाइन एक नहीं है, बराबर सुविधा सम्मान नहीं है। अगर बराबर सुविधा सम्मान होता तो मैं गारंटी दे कहता हूं कि 100 में से 100% नंबर लाने का काम वो चारों बच्चियां करती अगर बराबर सुविधा सम्मान हो। तो प्यारे साथियों, इसलिए हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन बुलाए कि समाज का जो तैयार तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, जो जिसको पेट जिसका भरा हुआ है, जो देश को देख रहा है, प्रदेश को देख रहा है, वो उसको हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आप आ जाओ और इस तैयार हुए लोगों को दिशा दिखाने में हमारी मदद कराओ। आप महसूस करके देखो, इनकी हिम्मत देखो और सराहो मेरे साथ इनकी हिम्मत को। मोटरसाइकिल में तेल अपना गिराते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भविष्य की कोई योजना है। एक ही बात इनके मन में संकल्प है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के, मान्यवर काशीराम साहब के और अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाना है। हमें शक्ति हासिल करनी है और शक्ति से जो है हमें एक ऐसा समता मूलक समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे। अभी मैं वर्मा जी को सुन रहा था, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जिक्र किया। आप ये सोचो, जिस चीजों के लिए दुनिया में संघर्ष हुए हैं और हजारों हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने ज्ञान के दम पर जो है वो संविधान में सर्जित करके दी। अब वो हमारे सामने धीरे धीरे जा रहे। अब क्योंकि हमें हमारा योगदान नहीं है उनको लाने में, हम तो स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आप भी, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गली में रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, सबका अपमान है। जब बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है, बाबा साहब के संविधान की हत्या होती है, बाबा साहब के सपनों की हत्या होती है, बाबा साहब के मूल्यों की हत्या होती है, तो यह भी बाबा साहब का अपमान है या नहीं है? लेकिन इस अपमान को हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, देश में राजतंत्र था और राजतंत्र में राज बदलने के लिए युद्ध होते थे, संधियां होती थी, घोड़ों पे, ऊंटों पे, हाथियों सेना आती थी, पैदल सेना आती थी, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी और हजारों हजारों सैनिक शहीद हो जाते थे, तब राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को क्या दिया है? आलोचना करना उनकी आसान है, उनके ऊपर सवाल उठाना आसान है, लेकिन दिया क्या है इस बात पे गौर करो। दिया ये है कि राज बदलने के लिए ना आपको तलवार खरीदनी, ना बंदूक खरीदनी, ना तोप खरीदनी, ना आपको हाथी लाना, ना घोड़ा लाना, ना बैल बकरी लाना, ना आपको युद्ध की कला सीखनी, ना आपको युद्ध करना। सिर्फ भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत का एहसास आपको लोगों को कराना है। और उस वोट की ताकत से सिर्फ पहले ठप्पा लगता था और अब ईवीएम का बटन दबा के राज बदल जाता है। देखो कितना आसान कर दिया सब। और ये भी नहीं कि मशीन आपको लानी हो, व्यवस्था आपको करनी हो, आपको जाके पर्ची भी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है, आपके घर में लाके आपको हाथ में देती है और उस पर्ची को लेके जाके बस आपको वोट डालना है। इतना आसान कर दिया। अब मैं बहुजन समाज के
आजादी के 70-75 साल के अनुभव पे और उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे नजर डालता हूं तो मुझे दिखता है कि वो 8 घंटे मजदूरी तो कर सकता है पेट पालने के लिए, वो तमाम तरह के संघर्ष तो कर सकता है, 2 घंटे भाईचारा बना के समाज को जागरूक करके वोट के आधार पे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो एक मानसिक गुलामी। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, सुनाऊं आपको? सुनाऊं? कहानी ये है कि महावत समझते हैं कौन होता है? जो हाथी को चलाता है। महावत जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसके पैर में वो जंजीर डालता है, मोटी सी जंजीर। अब उस जंजीर को तोड़ने के लिए वो हाथी का छोटा सा बच्चा बहुत जोर लगाता है, पैर को पटकता है, सर को पटकता है, खूब जोर लगाता है, अंत तक वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि इस जंजीर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ऐसी 10 जंजीरों को एक बार में तोड़ दे, तब महावत कभी उसको जंजीर नहीं बांधता, एक पतली सी रस्सी उसके पैर में बांध देता है। गांव में आपने देखा होगा, जिन बैलों से हम लोग खेत जोता करते थे, उन बैलों को बहुत पतली सी रस्सी से बांध देते थे। वो बैल चाहे तो रस्सी को कई बार तोड़ा सकते हैं, लेकिन मन में ये बात बैठ जाती है, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि कभी हम इस रस्सी को तोड़ा नहीं सकते। इस गुलामी की बेड़िया जब गहरी हो जाती है, उसका असर ये होता है कि कभी वो हाथी या वो बैल उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता ही नहीं। जैसे रस्सी बंदी, उसको एहसास हो जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं। ऐसे आपको ये एहसास हो गया कि आजाद भारत में भी गुलामी की बेड़िया काटना, राजकाज लाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आप जुल्म सह रहे हो, मुसीबती में रह रहे हो, गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियों में जी रहे हो, टूटे फूटे घरों में रह रहे हो, लेकिन इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाति की बेड़ियों काटने के लिए राजकाज बनाने का काम नहीं कर। तो मैं जिनको नेता मानता हूं, मान्यवर साहब काशीराम, मैं उनसे ये भी सीखता हूं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। प्यारे साथियों, हम सच्ची तमन्ना के साथ समाज में निकले। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, मिशन विचारों के आधार पर चलता है, विचारधारा के आधार पर चलता है। और आपको गर्व होना चाहिए कि जिस विचारधारा को मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने, उनके लेफ्टिनेंटों ने भी छोड़ के बहुजन से सर्वजन कर दिया था, उन्हीं मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष को जिंदा रखने का काम भी हमारे में आजाद समाज पार्टी ने किया है। और जो उन्हें नारा दिया है कि 15 छोड़ 85 जोड़, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अपने महापुरुषों के नारों को जिंदा करने का काम किया है। अगर हम चाहते, अगर एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना सपना होता तो हमारी पार्टी में प्रथम जो है श्रेणी में जो लोग बैठे हैं वो किसी पार्टी का मेंबर बन के विचारधारा से समझौता करके एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन एमपी एमएलए बनना लक्ष्य नहीं था, अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करना और महापुरुषों के उस विचार को, मानवतावादी विचार को जिंदा रखना हमारे कर्तव्य में है। बेटे होने के नाते, उस परिवार के का वंश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करें। इसलिए हमने दल बनाया, और दल हमने किससे प्रेरणा लेके बनाया? दल हमने मान्यवर साहब काशीराम साहब से प्रेरणा लेके बनाया। क्यों? आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई सामाजिक संगठन बनाए, कई राजनीतिक दल बनाए। उनका पहला सामाजिक संगठन जो समता सैनिक दल था, जो नए, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और जब 1949 में यहाँ वो एक सम्मेलन में जो कमजोर वर्गों के, ऑपरेशन कम्युनिटी के लोगों ने रखा था, उस सम्मेलन में जब वो यहाँ लखनऊ में भाषण देने आए तो उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चेताते हुए कहा
कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक थाली में भोजन खाओ, लेकिन आपकी समस्या एक जैसी है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र 51% सहमति का विचार है। अगर 49% विषयों पे आपकी सहमति नहीं होती और 59% विषयों पे आपकी सहमति है, तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था कि जिस दिन आप मिलकर राजनीति करोगे, तो ये जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर आप मिलकर राजनीति करने लगे। उस दिन जिस दिन पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में होगी, उसी दिन आप प्रदेश और देश के मैं अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को लागू करा सकते हैं। अब आप महसूस करो कि बाबा साहब जिस बात को कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वो है क्या? लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र में राजतंत्र का पहरा भी है। कैसे कि पैसे वाला व्यक्ति विधायक बन सकता है, पैसे वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, पैसे वाला एक प्रधान बन सकता है, पैसे वाला जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। प्रचार से लेकर हर चीज में पैसा देना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में राजतंत्र का, धनतंत्र का पहरा तो है कि पैसे का अधीन भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर तरीके तैयार किए जाएं तो काम करने वाले लोगों को भी मौका मिल सकता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, उसका उदाहरण आप देखो। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में देश दो धड़ों में बटा हुआ था, क्या तो इस अलायंस को वोट करेंगे या इस अलायंस को वोट करेंगे। हमने 2 सीटों में चुनाव लड़ा। एक नगीना में, जहां पार्टी के लोगों ने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, एक एक रुपया जुटा के, और मैंने भी गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के उस नारे को, एक वोट और एक नोट के नारे को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसी समाज ने, जिस समाज ने माननीय काशीराम साहब को ताकत देने का काम करता, उसी हक वंचित बहुजन समाज के लोगों ने मुझे वोट देकर, मुझे नोट देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। और सिर्फ चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया, ये जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। 1 जून अर्जक संघ की स्थापना, 4 जून लोकसभा 2024 का रिजल्ट जो भी आने वाली है, 8 जून मैं गिरफ्तार होकर 2017 में जेल गया, 16 महीने जेल में रहा, एनएसए काटी। 29 जून समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मानववादियों की आंखों में इतना खल गया कि 4 गोली चला के मेरी हत्या करने का प्रयास किया। ये जून मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना। तो मैं आपसे कह रहा था 4 दिन का पहला कि इसी कमजोर हक वंचित समाज ने मुझे लोकसभा का सांसद बनाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया। तब जब उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि अब हमारी बात को उठाने वाला कोई नहीं है, हमें अपना नेता तैयार करना है, हमें अपनी आवाज तैयार करनी है, लोकसभा में हमारी बात रखने वाला कोई होना चाहिए, तो उन्होंने वोट देके मुझे जिताने का काम किया। दूसरी सीट पे जहां हम लड़े, सिद्धार्थनगर में डुमरिया में लोकसभा पे, वहां इन बड़े दलों के बाद तीसरी बड़ी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनी और 80,000 से ज्यादा मत जो है वहां आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। तो जिस लोकतंत्र को महापुरुषों ने स्थापित किया, पॉलिटिकल पावर बनाने की बात की, जिसपे धनतंत्र का पहरा हो गया, उसी धनतंत्र को चैलेंज करके गरीबों ने इस असली लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नगीना से किया। तो मैं यहां से आप सबसे भी कहूंगा कि एक बार दोनों हाथ में नगीना के साथियों का धन्यवाद करो। बहुत धन्यवाद नगीना, और नगीना के साथियों का भी धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप पॉलिटिकल पावर को समझो। इस देश में और प्रदेशों में राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें वो प्रदेश का नेतृत्व करती हैं और देश का नेतृत्व करती है। और वो करती क्या है? देखो, बिजली के दाम, पानी के दाम, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के